गिरजा, लाखों में एक है तेरी बहू। जैसा तेरे बेटे रोहित की कुंडली में लिखा है वैसे ही सुंदर बहू मिल गई तुझे, मौसी जी ने अपनी बहन गिरजा से कहा। गिरजा मुस्कुरा दी और अपनी बड़ी बहू कामनी से बोली, कामिनी बहू जल्दी से आरती की थाल और तिलक के लिए कुमकुम और चावल ले आ। कामनी भी रसोई में जाकर फटाफट आरती का थाल तैयार करके ले आई। सोनिया और रोहित के गृह प्रवेश के बाद सारी रस्में शुरू की गईं। कुमकुम वाले पानी की थाल में जब अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू हुई तब तीनों बार अंगूठी सोनिया के हाथों में ही आई और रोहित इस रस्म में सोनिया से हार गया। भाई वाह, सोनिया का ही राज चलेगा घर में। रोहित तो तीनों बार हार गया सोनिया से, अब तो सोनिया जैसे बोलेगी वैसा ही होगा। मेहमानों की भीड़ में सभी एक एक करके बोल उठे और ठहाकों की गूंज के साथ सारी रस्में खत्म की गईं। गिरजा जी अपने बड़े बेटे रोशन से एकांत में बोली, रोशन पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। आज रोहित और सोनिया की शादी का पहला दिन है और सोनिया अपने मायके से बहुत सारा सामान भी लेकर आई है जिसे वो ऊपर वाले कमरे में नहीं रख पाएगी क्योंकि वो कमरा तो बहुत छोटा है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको कौन सा कमरा दिया जाए। रोशन बोला, मम्मी ये भी कोई पूछने की बात है और इतना टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है जितना आप ले रही हो। एक काम करो, आप हमारा कमरा दे दीजिए रोहित को, मैं और कामनी ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। कामनी ने जब ये सुना तो उसके कान ये सुनकर सुन रह गए क्योंकि ऊपर का कमरा बहुत छोटा था जहाँ कामनी को भी एडजस्ट करने में परेशानी होती, मगर वो कुछ भी न बोली और सोचने लगी, एक बार रोशन मुझसे पूछ तो लेते, वैसे भी मैं उनका कहाँ विरोध करने वाली थी। रोशन और मैंने वैसे ही इस घर के लिए बहुत बलिदान दिए हैं तो एक और सही, सोचकर कामनी ने अपने मन को समझा दिया। रोशन और कामनी के दोनों बच्चों का कमरा अलग था जहाँ उनकी किताबों का बुक शेल्फ, स्टडी टेबल और उनके अलग अलग बेड पहले से थे। सास गिरजा जी का कमरा पूजा घर वाले कमरे से बिल्कुल नजदीक था। रोहित का कमरा बहुत छोटा था क्योंकि अब तक वो कुंवारा था और अब बचा रोशन और कामनी का कमरा जहाँ पहले से डबल बेड और सुविधाओं की चीजें मौजूद थीं। दूसरे दिन से सोनिया भी रसोई में आकर बड़ी जेठानी कामनी की रसोई में कामों में मदद करने लगी। सोनिया ने लाल रंग की साड़ी, लाल बिंदी और बड़े बड़े झुमके पहने थे जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। सोनिया एक संपन्न परिवार की बेटी थी और मायके से तगड़ा दहेज लेकर आई थी। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, 3 अलमारी और भी काफी महंगी महंगी चीजें जिसे घर में अभी पैकिंग में ही रखा गया था क्योंकि घर में पहले से ये सब मौजूद था। घर की एकलौती ननद शीला भी अपनी छोटी भाभी के आने से बहुत खुश थी और अपनी सारी सहेलियों से सोनिया को हंस हंस कर मिलवा रही थी, मगर सोनिया जल्दी ही इन सब चीजों से ऊब कर अपने कमरे में चली गई। शीला को अपनी भाभी का यह बर्ताव थोड़ा सा अजीब लगा, मगर वो सोचने लगी कि अब भाभी है ही इतनी सुंदर और संपन्न परिवार की बेटी है तो थोड़ी अकड़ तो दिखाएगी ही। गिरजा जी भी छोटी बहू सोनिया को पलकों पर बैठाकर रखती ताकि ससुराल में उसका मन लगा रहे। दरअसल गिरजा जी का घर काफी मध्यम वर्गीय घर था। वो तो बेटे रोहित को अच्छी नौकरी के कारण उसे ऐसे ऊंचे घर की लड़की मिल गई थी। थोड़े दिनों के बाद रोहित की चाची ने सभी घर वालों को खाने पर बुलाया जहाँ जाने के लिए सोनिया ने गाउन पहन ली। जब कामनी ने सोनिया को गाउन पहने देखा तो वो बोली, सोनिया हम लोग किसी के घर खाने पर जा रहे हैं, कोई पार्टी में नहीं जा रहे जो तुमने गाउन पहन ली है। इस पर सोनिया बोली, भाभी शायद आपको पता नहीं कि फैशन सेंस क्या होता है। अब आप ठहरी इतने सालों से शादीशुदा और मैं आज की लड़की हूँ तो हम दोनों में थोड़ा तो फर्क होगा ना। कामनी को सोनिया से ऐसे जवाब की उम्मीद न थी क्योंकि सोनिया अब तक जेठानी कामनी से अच्छा व्यवहार करती आई थी, इसलिए तो कामनी ने देवरानी को बहन समझकर नसीहत दे दी थी। कामनी को सोनिया के गाउन से कोई आपत्ति न थी, बस उसका मानना था कि जहाँ जो परिधान सूट करे वो पहनना चाहिए। चाची जी और चाचा जी के घर खाने पर यदि सोनिया सलवार कमीज या साड़ी पहनेगी तो वो ज्यादा सूट करेगा, मगर सोनिया ने बात का मतलब पूरा ही उल्टा कर दिया था। गिरजा जी भी छोटी बहू को इस रूप में देखकर कहना तो बहुत कुछ चाहती थी मगर कामनी को दिया जवाब सुन चुकी थी, इसलिए कुछ भी न बोली। सभी लोग जब चाची जी के घर खाने पर पहुंचे तब चाची जी को भी थोड़ा सा अजीब लगा। सोनिया ने शुरुआती दौर में अपने आप को जितना संस्कारी और अच्छी बताने की कोशिश की थी उतनी वो असल में नहीं थी। ये अब सभी को दिखाई पड़ रहा था सिवाय रोहित के। अब सोनिया ना जल्दी उठती थी और ना ही जेठानी को घर के कामों में मदद करने लगती थी। जब गिरजा जी रोहित से सोनिया के देर तक सोने की शिकायत करती तो रोहित अपनी माँ को ही 2 बातें सुना देता और कहता, माँ सोने दो ना सोनिया को, वैसे भी अपने मायके में भी आराम से उठती थी वो। रोहित तो बस सोनिया का गुलाम बनकर रह गया था, उसी की हाँ में हाँ मिलाता था, इसलिए अब रोहित को भी कुछ कहने का फायदा नहीं था। गिरजा जी के पति आलोक जी जल्द ही बच्चों को अनाथ छोड़कर भगवान के घर चले गए थे। रोशन उस वक्त 12वीं कक्षा में पढ़ता था और उसने उस वक्त पढ़ाई छोड़कर पिताजी की दुकान संभालनी शुरू कर दी थी। पहले कुछ वक्त तो गिरजा जी दुकान पर आती, मगर धीरे धीरे रोशन अपने काम में एक्सपर्ट हो गया, जिस वजह से वो अकेला ही दुकान को संभाल लेता था। घर में 2 छोटे भाई बहन पढ़ भी रहे थे, इसलिए रोशन गिरजा जी से घर पर आराम करने को कहता ताकि माँ के आराम के साथ साथ घर और छोटे भाई बहन की पढ़ाई भी देख
देख सके। रोशन के रहते गिरजा जी भी पति के गम से जल्दी उभर पाई थी, क्योंकि रोशन ने सारे घर का बोझ अपने सर पर उठा लिया था। फिर धीरे धीरे रोशन बड़ा होने लगा और उसकी शादी कामनी से करवा दी गई। कामनी भी नम्र और सुशील स्वभाव की थी, इसलिए पति की सारी बातें मानती चली गई। रोशन ने पहले भाई बहन का फर्ज निभाया, उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया और दोनों भाई बहन भी अब अच्छी नौकरी पर लग गए थे और अब रोशन अपने बच्चों के प्रति फर्ज निभा रहा था। बेटी रीमा का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया था और अब वो 50 किलोमीटर दूर एक पीजी में रहकर वहीं के कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी और बेटा अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। छोटी बहन शीला की शादी की डेट भी आ चुकी थी, इसलिए रोशन अभी उसी के खर्च के लिए पैसे एकत्रित कर रहा था। इस बार भाई रोहित भी बराबर पैसे खर्च करने वाला था, क्योंकि वैसे भी घर का खर्च पूरा रोशन ही उठाता था। एक दिन ननद शीला के ससुराल में पूजा रखी गई थी, जहाँ शीला को भी बुलाया गया था। अभी शादी में कुछ महीने बाकी थे, इसलिए किसी ने शादी की शॉपिंग शुरू नहीं की थी। शीला ने अपनी सोनिया भाभी से साड़ी मांगते हुए कहा, भाभी सिर्फ 4 घंटे के लिए साड़ी चाहिए तो सोचा आपकी पहन लूं, क्योंकि आपकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ अभी। इस पर सोनिया बोली, शीला अगर मेरी साड़ी पर कुछ दाग लग गया तो? मेरी साड़ियाँ बहुत महंगी हैं समझी, मैं किसी को नहीं देती जल्दी से मेरी साड़ियाँ। वहीं दूसरी ओर कामनी भाभी बोली, शीला मेरे पास लेटेस्ट फैशन की साड़ियाँ तो नहीं है, मगर इस अलमारी में तुझे जो भी साड़ी पसंद आए पहन ले, कहकर पूरी अलमारी खोलकर शीला को दिखाने लगी। जो बहू सोनिया सभी को इतनी पसंद थी, अब वही बहू सबको जलील करने लगी थी, क्योंकि उसने ससुराल को अब तक अपना घर नहीं माना था। बस दिन भर मायके वालों से फोन पर बतियाना और अपनी माँ बहन की बातें सुनना यही करती थी सोनिया। यहाँ उसे गिरजा जी और कामनी की बातें फिजूल लगती थी। 2 महीने के बाद शीला की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। अब गिरजा जी भी उम्र हो जाने के कारण बीमार रहने लगी थीं और बीमारी के चलते एक दिन अचानक उनका भी निधन हो गया। उनके निधन को अभी 1 महीना ही हुआ था कि सोनिया ने घर में अपने अलग रहने की मांग कर ली। सोनिया अपने मायके के शहर जाकर शिफ्ट होना चाहती थी, मगर यह जेठ जी रोशन बोले कि अभी माँ को मरे ही दिन कितने हुए हैं सोनिया, कम से कम थोड़ा तो रुको ताकि हम भी इस दुख से उबर पाएं। मगर सोनिया ने घर से अलग होने के नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। रीमा छुट्टियों में पीजी से अपने घर आई हुई थी। जब भी वो अपने घर आती, अपने हफ्ते के कपड़े वॉशिंग मशीन में धो जाती और माँ के हाथ के सूखे स्नैक्स भी ले जाती। रीमा अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल ही रही थी कि सोनिया आकर बोली, मेरे मायके से आई हुई वॉशिंग मशीन को टच भी मत करो। अपने कपड़े धोने हो तो अपने माँ बाप से कहो कि तुम लोगों के लिए अलग वॉशिंग मशीन लेकर आएं, और आइंदा से मेरे मायके से आई हुई चीजों को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर रीमा ने अपनी माँ कामनी को सब बताया, जो कि रसोई में बेटी के ले जाने के लिए सूखा नाश्ता तैयार कर रही थी। कामनी ने जब ये सब सुना तो दंग रह गई, क्योंकि इतने सालों से इस घर में कभी तेरा मेरा नहीं हुआ था और आज अचानक इस घर में तेरा मेरा कहाँ से हो गया। कामनी अब और जलील नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने सोनिया से पूछना मुनासिब नहीं समझा और सीधे पति रोशन से बोली, मुझे हमारे लिए एक वॉशिंग मशीन ला दीजिए। रोशन बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो? तब कामनी ने सब बताया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। रोशन समझ गया कि सोनिया इस घर से निकलने के लिए शायद ये सब कर रही है। रोशन ने रोहित को बुलाकर कह दिया कि कल वो रिश्तेदारों को बुलाकर घर का बंटवारा कर देगा। सारी बातों से अनजान रोहित बोला कि क्यों भैया, इतनी जल्दी क्या है बंटवारे की? अभी अभी तो माँ की मृत्यु हुई है। रोशन बोला, बेहतर होगा कि ये सब सवाल तुम अपनी पत्नी से जाकर पूछो। तो रोहित ने जब आकर सोनिया से पूछा तो सोनिया बोली, रोहित अब तुम्हारी माँ भी नहीं रही हैं और हम कब तक इन लोगों की गुलाम बनकर रहेंगे? मेरे मायके के शहर शिफ्ट होने में ही हमारा फायदा है रोहित। यहाँ तुम्हारे भैया भाभी ने अपना राज जमा रखा है, घर के सारे निर्णय भी इन लोगों के हिसाब से होते हैं और तुम इतना अच्छा कमाते हो, यहाँ इन लोगों से दबकर क्यों रहना भला? बड़े शहर चलेंगे और वहाँ का स्टैंडर्ड अपनाएंगे, यहाँ गुलामों की तरह रहने में क्या फायदा? रोहित जानता था कि बचपन से बड़ा भाई ही उसका सहारा रहा है। वो ना होता तो आज रोहित इस मुकाम पर ना होता। मगर पत्नी सोनिया का कहना भी सही था कि यहाँ उन्हें बड़े भाई के हिसाब से रहना होता है, इसलिए उसे भी अलग जाकर रहना ही आज़ादी जैसा प्रतीत हो रहा था। दूसरे दिन ही रोहित और सोनिया बोले कि हमारे घर का सामान हमें दे दिया जाए तो हम जल्दी यहाँ से शहर शिफ्ट हो जाएं। कामनी जो भी घर के बर्तन अलग कर सकती थी उसने किए और रोशन ने भी जमीन जायदाद का बंटवारा करने के लिए उसके मौसा फूफा वगैरह को बुला लिया, ताकि रोहित और सोनिया के मन में कोई रंजिश ना रह जाए कि भैया ने बराबर बंटवारा नहीं किया। 10 दिन के बाद ही सोनिया और रोहित दूसरे शहर में आ बसे, जहाँ से सोनिया का मायका नजदीक पड़ता था। सोनिया और रोहित ने अपना नया घर संसार बसाया, मगर यहाँ अकेले रहकर रोहित को समझ में आने लगा कि वहाँ भैया सारे खर्चे दुकान से निकाल दिया करते थे, इसलिए रोहित की सैलरी की तक उन्हें गरज नहीं पड़ती थी। मगर यहाँ शहर में रोहित की सैलरी से ही घर खर्च, घर का हर महीने का किराया, मेंटेनेंस खर्च, कार पार्किंग के अलग से हर महीने पैसे, और कहीं घूमने जाओ तो उसका खर्चा अलग रोहित को भारी पड़ने लगा था। और सोनिया प्रेग्नेंट थी, वो अलग खर्चा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि सोनिया ने 9 महीने के बाद एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम उन लोगों ने मुन्नी रखा। बेटी के आ जाने के बाद रोहित का खर्चा और भी बढ़ गया।
जिस वजह से सोनिया ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल दिया ताकि वो भी खर्चे में हाथ बटा पाए। सोनिया अपनी बेटी को ज्यादातर अपने मायके में छोड़ देती ताकि वो अपने पार्लर पर फोकस कर सके, मगर थोड़े ही महीनों के बाद सोनिया की भाभी को ये बात अखड़ने लगी और अब उसे मायके से भी सपोर्ट मिलना बंद हो गया, क्योंकि उसकी माँ भी कहती कि छोटी बच्ची को संभालना मुश्किल होता है, तुम्हारी भाभी और मुझसे नहीं हो पाएगा, और बड़ी बहन भी कोई ना कोई बहाना बनाकर ना नुकुर कर देती। सोनिया जिनके भरोसे यहाँ आई थी वो सब तो अब कुछ काम ही नहीं आ रहे थे। सोनिया बेटी को रखना और पार्लर चलाना दोनों काम अकेले नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने पार्लर पर कम ध्यान देना शुरू कर दिया, मगर रोहित की सैलरी से गुजारा करना भी तो मुश्किल हो गया था। संपन्न मायके की बेटी को आज अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो वहाँ से अलग होकर यहाँ आ गई। बेचारे भैया भाभी तो बहुत अच्छे थे, मैं ही उन्हें समझ नहीं पाई। दिवाली नज़दीक थी और भले ही घर किराए का हो लेकिन सफाई तो करनी ही पड़ेगी। यही सोचकर सोनिया सफाई करने स्टूल पर चढ़ी। आज इतवार था, रोहित भी घर पर था। रोहित बोला, बालकनी में ऊपर चढ़कर जालों की सफाई मैं कर दूंगा, सोनिया तुम मुन्नी को संभाल लो। रोहित बालकनी में स्टूल पर चढ़कर सफाई कर रहा था, मगर क्या बैलेंस कब बिगड़ा पता ही नहीं चला और रोहित नीचे गिर गया। धमकी आवाज सुनकर सोनिया भागकर आई तो देखा रोहित नीचे गिरा हुआ है, उसके सर से खून की धारा बहती जा रही है। रोहित को सभी ने मिलकर जल्दी से अस्पताल पहुंचाया, वहां उसे एडमिट कर दिया। दिवाली का काम रहते अब तक सोनिया के मायके से कोई नहीं आया था, मगर इतनी दूर से उसके जेठ जेठानी आ गए थे। कामनी को देखते ही सोनिया उसके गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। रोशन बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो सोनिया, मैं रोहित को कुछ भी नहीं होने दूंगा। रोशन घर से पैसे लेकर आया था जो उसने हॉस्पिटल में जमा कर दिए और सोनिया को सांत्वना दी। लगभग 10 दिन के बाद रोहित को होश आया और डॉक्टर ने पूरा 1 महीना उसे हॉस्पिटल में रहने का फरमान सुना दिया था, मगर सोनिया के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। ऐसे समय में रोशन और कामनी ने ही रोहित और सोनिया की सारी मदद की थी, जबकि रोशन के पास भी इतने पैसे नहीं थे, मगर उसने अपने भाई के लिए अपने हिस्से की आई जमीन भी बेच दी थी। ठीक होने के बाद रोहित को जब ये बात पता चली तो उसने अपने हिस्से आई जमीन भैया के नाम कर दी। सोनिया और रोहित ने अपने भाई भाभी से माफी मांगी और उन लोगों ने इन्हें माफ भी कर दिया। दोस्तों, यही होता है भाई भाई का प्यार, मगर कुछ पत्नियां ये बात नहीं समझ पाती और भाई भाई को अलग करके खुश होती हैं, मगर वो ये भूल जाती हैं कि खून के रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।